हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे। आपके यहाँ मैं सीनियर सेक्शन में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सबसे बात की है, तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैं आपको यहाँ डिस्कस कराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपका जो 10th क्लास के बेसिक्स है या 8th क्लास या 9th क्लास के बेसिक्स है वो कैसे यूज़ होते हैं आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मतलब ये आपका एक प्रकार से बोर्ड का क्लास के साथ साथ फाउंडेशन क्लासेस है। मेनली हम इनको फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं, जिसमें मैं आपको 10th क्लास के आपके बोर्ड्स के प्रॉब्लम के साथ साथ फाउंडेशन आपका तैयार करूंगा। जब आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशंस के लिए जाएंगे तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक्स चाहिए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से फाउंडेशन कोर्स है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी से। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स होते हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको अच्छे से समझ लेना है। और देखना, आपको जब भी मैं ये कोर्सेज पढ़ाऊँगा तो इसमें मैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट करूँगा, उन बेसिक्स को हाईलाइट करूँगा जिसका इम्पोर्टेंस है, जो आपको रेगुलर क्लासेस में होते हुए भी शायद क्लासरूम में डिस्कस नहीं होते, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, जो कि हमारे आईआईटी जेईई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बात की है कि हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़, पहले तो ये मालूम हो जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में हम किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के अक्रंस या नॉन अक्रंस को मेजर करते हैं। सो इट इज अ टूल टू मेजर, राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज अ टूल, इट इज अ टूल to measure, it is a tool to measure the degree of occurrence or non-occurrence, occurrence or non-occurrence of any events। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे आ गए हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप शायद एक्सपीरियंस किए होंगे। तो देखो, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ ऑकर हो रही है कि कोई चीज़ ऑकर नहीं हो रही है। एक सिंपल से एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रेनी सीजन में आप घर से बाहर जाने के वक्त घर में रहते हुए ये सोचते कि यार मैं बाहर जाऊँगा तो छाता लेके जाऊँ कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचते कि क्या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। दो बातें होगी, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। लेकिन आप सोचते कि नहीं भाई, हो सकता है बारिश हो जाए तो छाता ले जाना अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर बारिश नहीं हो तो छाता का जबरदस्ती का आपके ऊपर बोझ आ जाता है। करेक्ट है कि यार बारिश ही नहीं हुई और मैं छाता लेके जबरदस्ती में घूमते रहा, थोड़ी परेशानी होती गई। तो अब क्या होता है कि आप इसीलिए घर से निकलने के टाइम पे एक 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 प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। अब प्रिडिक्शन किसके बेस पे रहेगी, जो आपके पास में, जैसे कि भाई आप रेनी सीजन में, आप समर सीजन में प्रिडिक्शन कर लीजिए, आपका प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। मतलब आज तो बारिश नहीं होगी, समर सीजन में भी बारिश हो जाती है, मगर जो जो आप फिर वही बात की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसकी बहुत कम होती है समर सीजन में बारिश होने की। तो आप देखें हम कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, कि भाई कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, जैसे इंफॉर्मेशन क्या बोला कि क्या आप रेनी सीजन में घर से बाहर जा रहे हैं कि क्या आप समर सीजन में घर से बाहर जा रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाते टाइम छाता लेके जाऊँ या ना जाऊँ। तो आप डेफिनेटली समर सीजन में तो छाता लेके जा नहीं नहीं जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि समर सीजन में बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी कम होते हैं। उस चांसेस को, उस प्रोबेबिलिटी को हम मेज़र करते हैं इस प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चांसेस को। और किसके चांसेस को आपने देखा, किसके चांसेस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये बारिश होगी या नहीं होगी,
ये आपका इवेंट कहलाता है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है इवेंट। तो इवेंट मतलब किस पर्टिकुलर हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर इवेंट्स की डिग्री को हम मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बात एग्जांपल दिया कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बारिश होना या बारिश का नहीं होना ये एक इवेंट है। इवेंट से और मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये भी मालूम है कि जैसे आप कॉइन देखा है, कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है। और अब कॉइन को आप थ्रो करिए, तो कॉइन को जब आप थ्रो करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड का आना या फिर टेल का आना ये इवेंट्स कहलाएंगे। तो देखो हेड का आना एक इवेंट्स है, उसी को हम बोल सकते हैं टेल का नहीं आना, वही इवेंट हो गया, करेक्ट है। तो हेड का आना या हेड का नहीं आना मतलब टेल का आना, ये इवेंट्स हो गए। अब ये इवेंट्स को हमको उनके डिग्री को मेज़र करना है कि कितने चांसेस हो सकते हैं कि एक बार मैं कॉइन को थ्रो करूँ तो हेड आए, करेक्ट है। तो इवेंट्स क्या चीज़ है ये आपको बात समझ में आ गई। ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस क्या है इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। अब फिर हम प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो एक्चुअली में हम प्रोबेबिलिटी ये एक टूल होता है जो हमको किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस के डिग्री को मेज़र करने के लिए हमको एक फैसिलिटी देता है, करेक्ट है। आई क्या बात समझ में, ठीक है। फिर इसको कैसे मेज़र करते हैं वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन हम किसी भी इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस, जिसको हम चांसेस ऑफ हैपनिंग और चांसेस ऑफ नॉट हैपनिंग भी बोल सकते हैं, उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं। और ये इनको जो मेज़र करते हैं, अब मैं आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोल दिया, मतलब वो फाउंडेशन है आपके IIT JEE के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है। ये बात समझ में आई क्या। अब फिर उसको मैं बोर्ड के हिसाब से तो डील कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका इम्पोर्टेंस जानता हूँ, उसका क्या इम्पोर्टेंस है जब आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, करेक्ट है। तो अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्चुअली में नंबर्स में मेज़र करते हैं। वी आर मेजरिंग द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन नंबर। वो नंबर में हम मेजर करते हैं, एंड दैट नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। सो अब आ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वी मेजर द डिग्री ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस of any event in numbers lying between 0 and 1 including 0 and 1। तो हम ये जो चांसेस को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो नंबर्स है वो एक्चुअली में 0 और 1 के बीच में होंगे, इंक्लूडिंग 0 और 1, करेक्ट है। इसका मतलब किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 and 1। अब आ गए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब इसको ज़रा नोट करेंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। आपको 0 और 1 के बीच के नंबर की अलजेब्रा का इम्पोर्टेंस मालूम है? क्या आप जानते हैं कि 0 और 1 के बीच के जो नंबर्स है इनका बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होता है मैथमेटिक्स में। ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं उन नंबरों के बिहेवियर से जो 1 से ज़्यादा है, करेक्ट, या फिर 0 से छोटे है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये दो बिहेवियर को ज़रूर आप इम्पोर्टेंस दीजिए कि 0 और 1 के बीच के नंबर का खास बात देखना। अच्छा, एक बात करते हैं, 1 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए। चलो, ले लिया आपने, कौन सा नंबर लिया? 2 ले लिया। चलिए 2 का स्क्वेयरिंग करिए, कितना आएगा? 4। चलिए 2 का क्यूबिंग करिए, कितना आएगा? 2 की पावर 3 गिरे तो 8। चलो 2 की पावर 4 निकालिए, कितना आया? 16। अब आप यहाँ से कुछ बातों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 2 के पावर अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ तो नंबर बढ़ते जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखिए। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, लाइक दैट, 2 की पावर 5 32 एंड लाइक दैट। तो 2 की जब पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज होते जाता है, और यही काम 2 से
कोई आगे वाला नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, इवन 1 के बाद का कोई भी नंबर, जैसे 1.1 लिया, 1.2 लिया, ये सारे नंबर जो 1 से ज़्यादा है, जब इनकी पावर को आप इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन ये चीज़ उन नंबरों के लिए नहीं होता जो 0 और 1 के बीच में होते हैं। अब आपने इनके कैलकुलेशन किए होंगे, लेकिन इस पॉइंट्स को कभी भी कंसंट्रेट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप हायर मैथमेटिक्स 11th और 12th में और IIT JEE के लिए प्रिपेयर होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 0 और 1 के बीच के नंबर का जो अलजेब्रा है ना, वो कितना वाइटल रोल प्ले करता है। अब आते हैं 0 और 1 के बीच के नंबर की अलजेब्रा। तो 0 और 1 के बीच के नंबर की जो अलजेब्रा है, क्या आप जानते हैं कि उनके पावर अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो नंबर डिक्रीज होते जाता है, 0 की ओर आते जाता है। ठीक है, एक नंबर ले लीजिए, चलिए 0.1 ले लीजिए, 0.1 का स्क्वायर निकालिए, कितना आता है। ठीक, तो 0.1 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये 0.01 होगा। देखो ये 0.1 था, ये 0.01 है, तो ये तो छोटा हो गया। अगर 0.1 का क्यूब निकालेंगे तो ये 0.001 होगा, तो ये तो और छोटा हो गया। मतलब हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो नंबर छोटा होते जा रहा है, 0 की ओर जाते जा रहा है। ये है इंपॉर्टेंस डियर स्टूडेंट्स। तो 0 और 1 के बीच के जो नंबर्स है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है मैथमेटिक्स में। करेक्ट है, हाँ। और फिर अब जब भी दुनिया में आप मैथमेटिक्स पढ़े और फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें कि 0 और 1 के बीच के नंबरों की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि यार इसमें अब कुछ खास बात आने वाली है। करेक्ट है, फाइन। तो अभी 0 और 1 के बीच का इम्पोर्टेंस इतना ही। आगे हम फिर प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट्स की, वो 0 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो एक पॉइंट्स को तो आप नोट कर लीजिए कि जैसे ये प्रोबेबिलिटी को मैं P से रिप्रेजेंट करूँगा, इवेंट को मैं E से रिप्रेजेंट करूँगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हो गया कि वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। उस इवेंट को मैंने एक नाम दे दिया E। जैसे आज बारिश होगी, वो एक इवेंट हो गया, उसको नाम दिया मैंने E। जैसे मैंने कॉइन को थ्रो किया तो हेड आना है, वो हो गया इवेंट E। मेरे लिए ये इवेंट E है, किसी के लिए ये कोई दूसरा इवेंट E हो सकता है। जैसे जैसे कॉइन को थ्रो किया, मुझे चाहिए हेड, सामने वाले बंदे को चाहिए टेल। समझ में आया? तो ये मेरे लिए एक इवेंट E है, उसके लिए एक दूसरा इवेंट F है। तो इवेंट इस प्रकार के होते हैं। करेक्ट है। तो अब ये इसका मीनिंग होगा कि दिस इज the probability of an event E which lies between 0 and 1 including 0 and 1। अब ये including 0 कब होगा, including 1 कब होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हमको मेजर करना है तो वो नंबर्स में हम मेजर करते हैं, और वो जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। करेक्ट, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें और कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने आपको इवेंट्स क्या है वो तो बता दिया, ठीक है। जैसे जैसे हम डिटेल्स में जाएंगे तो फिर से इवेंट्स के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए, एक्सपेरिमेंट, आपने वर्ड सुना होगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, विथ सर्टेन आउटकम्स। करेक्ट है, एक फिक्स्ड आउटकम, एकदम मालूम है कि ये आउटकम्स ही होगा। आउटकम्स आर नोन, आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, but you cannot predict, you cannot predict a particular outcomes। अब इसका क्या मीनिंग है उसको भी देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मैंने एक्सपेरिमेंट के दो भाग बनाए हैं, मतलब दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। करेक्ट है, एक एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक फिक्स्ड आउटकम आना है, ये आपको मालूम है।
कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है। आप जैसे घरों में चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा, यू नो द हाउ टू मेक टी, करेक्ट है ना। सो मेकिंग टी रिक्वायर्स वाटर, शुगर, मिल्क, स्टोव एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके। और फिर आप वहाँ से डेफिनेटली चाय ही निकालेंगे, चाय बनाए लिए, करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में आउटकम्स क्या आने वाला है आपको मालूम रहता है, बस आप प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आपको ये मालूम है कि फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा, आप उसके बारे में श्योर हो जाते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट ये हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। लेकिन जो हम प्रोबेबिलिटी में आएंगे ना, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब ये वर्ड भी आपके लिए पहली बार आया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आने वाले हैं वो तो एडवांस में आपको मालूम है, वो एडवांस में आपको मालूम है, लेकिन आप श्योरली नहीं बोल सकते। यू कैनॉट प्रिडिक्ट द पर्टिकुलर आउटकम इन एडवांस। मतलब आप किसी पर्टिकुलर आउटकम्स के बारे में पहले से ही नहीं बोल सकते कि यही आएगा। जैसे कॉइन को आप थ्रो करो, तो आपको ये तो मालूम है कि कॉइन को थ्रो करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, करेक्ट है। तो अभी यहाँ हेड और टेल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाता है कि आपने जब कॉइन को थ्रो किया तो हमेशा हेड आएगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। या आप फर्स्ट टाइम ही थ्रो करिए, ये तो मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड ही आएगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समटाइम्स आपका जो गेस है वो वर्क कर सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया और सीधा सीधा हेड आ गया, आपको हेड चाहिए था हेड ही आ गया, मगर ये हमेशा नहीं हो सकता। हाँ, पर एडवांस में आपको मालूम है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं। So students, now we will discuss about the general random experiment which we will deal with the in this course probability. So the first one is tossing a coin. टॉसिंग अ कॉइन इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम कॉइन को टॉस करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्योंकि आउटकम्स आपको पहले से मालूम है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर आउटकम्स के बारे में आप एकदम श्योर नहीं हो सकते। आपको खाली उनके चांसेस की डिग्री को मेज़र करना पड़ेगा, करेक्ट है, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप चाय बनाने की कोशिश करते हैं तो पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, शुगर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और कुछ डालते हैं, तो आपको ये मालूम है कि अब चाय ही बनने वाली है, कॉफ़ी तो नहीं बनने वाली, करेक्ट है। आउटकम्स आपको मालूम है, करेक्ट। लेकिन यहाँ आउटकम्स मालूम है लेकिन आप श्योर नहीं हो जाते कि ये आउटकम्स क्या होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कोई इशू नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो अब यहाँ टॉसिंग अ कॉइन ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही थ्रोइंग अ डाई देखा है आपने, डाई में 6 फेसेस होते हैं और ईच फेस में आपको 1 2 3 4 5 या 6 लिखा हुआ दिखता है, या फिर उनमें डॉट्स बने रहते हैं, एक डॉट बना हुआ है या फिर 2 डॉट बने या 3 डॉट्स बने हुए, ऐसे 6 फेसेस में ऐसे डॉट्स बने हुए रहते हैं। तो ये डाई को हम थ्रो करते हैं तो कौन सा फेस आएगा, फेस जो है वही आएगा जिसमें कि या तो 1 लिखा है या 2 लिखा है या 3 लिखा है या 6 लिखा है, ऐसे ही फेस आएगा। कोई ऐसा फेस तो आने वाला नहीं है जिसमें 8 लिखा है, डाई में ये पॉसिबल नहीं है। जो जनरल नॉर्मल डाई होता है, जो फेयर डाई जिसको हम बोलेंगे, उसमें यही बातें होगी। तो अब आपको ये मालूम है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वही वाला फेस आएगा जिसमें 6 लिखा है, वही वाला फेस आएगा जिसमें 5 लिखा है, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। हाँ, इनमें से कोई आएगा ये ज़रूर मालूम है। फिर उस पर्टिकुलर फेस के आने के चांसेस को हमको मेज़र करना है इस कोर्स प्रोबेबिलिटी में। गॉट द पॉइंट। वो कैसे मेज़र करेंगे अभी मैंने ये नहीं बताया, पर उसको मेज़र करना ही प्रोबेबिलिटी निकालना हुआ। इतना बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, करेक्ट है, फाइन। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन हो गया, थ्रोइंग अ डाई हो गया। फिर वैसे अपने बहुत कॉमन सा है, सब लोग कार्ड्स खेलते हैं घर में। ओके, प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से कार्ड्स को निकालना, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि कार्ड्स 52
होते हैं जिसमें कि 4 स्वीट्स होते हैं, तो वो मैं आपको और लिखा देता हूँ उसके बारे में। तो कौन सा कलर का कार्ड, कौन सा पर्टिकुलर कार्ड होगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन वो 52 जो कार्ड्स है ना उन्हीं में से आएगा, कोई 55 वाला कार्ड्स नहीं आने वाला है। गॉट द पॉइंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। सिमिलरली एक बैग देखिए, बैग में आपके पास में डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं और एक बॉल को निकालना है। तो अगर मान लिया जाए बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, तो अब आप अगर एक बॉल को निकालेंगे तो वह तो रेड होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा, वाइट तो उसमें से आना नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, लेकिन हर बार आप जब निकालेंगे तो रेड ही निकले, ये भी आप श्योर नहीं हो सकते कि ये 3 कलर के अगर बॉल्स है तो कोई भी कलर का बॉल निकल सकता है। उन्हीं के कलर में से, उन 3 कलरों में से ही एक बॉल निकलेगा, कोई दूसरे कलर का बॉल नहीं निकलेगा। लेकिन हर बार आपको जो कलर का बॉल चाहिए वही निकले, इसके बारे में आप श्योर नहीं है, मतलब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बात समझ में आ गई। तो नॉर्मली वी विल डील ऑलमोस्ट दीज टाइप ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग दीज कोर्स प्रोबेबिलिटी। ये कॉमन से रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर इवन आप हायर क्लासेस में भी इन्हीं रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इनमें कंडीशंस बढ़ती जाएगी, कंडीशंस बढ़ाते जाएंगे। अब वो कंडीशंस कैसे बढ़ेगी? जैसे एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया या एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, तो अब मैं कंडीशन बढ़ाते जाएंगे। या एक कॉइन को आपने एक ही बार टॉस किया, तो ये कंडीशंस फिर इम्पोज हम करते जाएंगे और प्रोबेबिलिटी फिर आगे बढ़ते जाती है। करेक्ट है? मगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नॉर्मली इन्हीं में हम डिस्कस करते हैं, थ्रोइंग अ कॉइन या टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, drawing a card and drawing a ball, like that. These are the general random experiment which we often deals in the course probability. Got the point? तो स्टूडेंट्स सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट तक के मैं इस आज के लेक्चर्स को यहाँ पे ही रोक देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँगा।